हेलो एवरीवन, दिस इज उमर। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नहीं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में, और कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एम्बेसी में और उनको कैसे आंसर करना है, और साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे कि अच्छे इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, तो एक बात वीडियो के स्टार्ट में ज़हन नशीन कर लें कि जो वीज़ा है वो आपका बेसिक राइट। अच्छा। राइट कैसे है? क्योंकि आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो जो पढ़ाई है, जो स्टडीज़ है, वो आपका बेसिक राइट है, और उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए। तो जो वो वीज़ा है वो आपकी बेसिक राइट्स में आता है। लेकिन अब वो आसानी से इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स सेट की हुई हैं कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करते हैं तो फिर आपको वीज़ा देने के वो पाबंद हैं। तो ये बात नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, उनकी हर चीज़ क्लियर है, तो आपको वीज़ा मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलें अब मेरे एक्सपीरियंस की देखते हैं। तो मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी 15 जुलाई 2021 में, और मुझे ईमेल आ गई थी उसके ऑलमोस्ट 40 डेज बाद, जो कि ये कह रही थी कि आपका इंटरव्यू है 15 सितंबर 2021 को। तो मैं पहुंचा जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, वहाँ से शटल सर्विस लेके अंदर गए। तो वहाँ पे जो है ना, जाते ही एम्बेसी के दरवाजे पे जो है गार्ड ने वो देखी कि जो अपॉइंटमेंट ईमेल होती है आपको, जो एम्बेसी ने सेंड की होती है, तो वो आपके पास प्रिंटेड होती है, आप उसको दिखाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही एक डेस्क मिल जाता है जिस पे एक लेडी बैठी होती है या बंदा बैठा होता है। वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अरेंज्ड हैं। जो ईमेल आई होती है आपको, या वैसे आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस ऑर्डर में लेके जाना है, आपने डॉक्यूमेंट्स उसी ऑर्डर में लेके जाने हैं। तो वो एक डबल चेक होता है कि डॉक्यूमेंट्स सेम ऑर्डर में हों। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वेटिंग एरिया में बिठा दिया, जहाँ के मुझे वेट करना पड़ा 2 घंटे। मेरे जो अपॉइंटमेंट का टाइम था वो था 11:30, लेकिन इंटरव्यू जाके हुआ 1:30 पे। तो डिफरेंट कैंडिडेट्स आए होते हैं, तो वहाँ वेट करना पड़ जाता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो उसके बाद मेरा नंबर आया काउंटर नंबर 3 पे, जहाँ पे एक जर्मन बंदा बैठा था, ओल्ड था। तो उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, बायोमेट्रिक पिक्चर ली, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी सारी, तो वो मैंने उसको पकड़ा दी। तो अब वो क्या हुआ, उसने डॉक्यूमेंट जो है ना खोलना शुरू किए। तो जैसे कोई डॉक्यूमेंट खोलता था, वहाँ जो सामने आता था उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता था। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में हमने सारी डिटेल दी होती है। मेरा नाम उसने पूछा, अबू का नाम, उसके बाद फिर फैमिली मेम्बर्स पे गया, वो भी वहाँ लिखने होते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स में से इंडिविजुअली हर एक को देख रहा था, बहन को, भाई को, फिर ये देख रहा था वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, काम करते हैं, हाउस वाइफ, सारा कुछ देख रहे थे। और साथ में पूछ भी रहे थे कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी शादी हुई है, मैरिड है, नहीं मैरिड, और क्या करते हैं, किस कंट्री में होते हैं, ये सारी डिटेल्स। तो चेक करते हुए उन्होंने फैमिली मेम्बर्स में से ये भी पूछा कि इनमें से कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग पाकिस्तान के अंदर हैं। तो जो था उनको सही बताना होता है, तो वो सारा कुछ बताया। तो वो साथ में ना टाइप भी कर रहा था, हर चीज़ जो आप बोलते हैं वो साथ में कंप्यूटर में टाइप कर रहा होता है। उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहला सवाल जो कि बहुत कॉमन है कि वाई जर्मनी, पैसा ही पैसा होगा। जर्मनी में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ देखे, यूके देखी, कनाडा देखा, अमेरिका देखा और जर्मनी देखा। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो डिज़ायर्ड कोर्स है वो जर्मनी में फाइंड किया। आल्सो इट्स इकोनॉमिकल, और स्टूडेंट्स के लिए सेकंड बेस्ट डेस्टिनेशन भी है आफ्टर यूएसए, जर्मनी। दैट्स व्हाई आई चोज जर्मनी। तो उसके बाद फिर उसने पूछा कि आपने यूके में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं। मतलब वो ये देखना चाह रहा था कि वाकई ये इसने रिसर्च की है या सिर्फ जर्मनी के लिए ही था। तो फिर मैंने उसे बताया कि ये प्रोग्राम देखे मैंने, ये यूनिवर्सिटी देखी। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई रिसर्च की हुई है तो ही ऐसा आपने जवाब देना है, वरना जो वजह हो जर्मनी की आपने वही बतानी है। उसके बाद उसने पूछा कि डू यू नो एनीवन इन जर्मनी। तो मैंने कहा नहीं, मैं जर्मनी में तो किसी को नहीं जानता। चल झूठा। फिर उसने पूछा कि डू यू नो एनीवन इन यूरोप, या आपका यूरोप में कोई जानने वाला है। तो फिर मैंने उसे बताया कि मेरा भाई है। तो उसने फिर उसकी सारी डिटेल्स ली। आल्दो उसने सारा पहले ही डिटेल्स ली हुई थी, लेकिन अब उसने अलग से फिर टाइप किया कि ये बंदा, इसका भाई इस कंट्री में है, और उसकी लीगल स्टेटस क्या है और कैसे है, वो सारी उसने डिटेल्स पूछी, तो वो बताई। तो अगर आपका कोई है जर्मनी में या यूरोप में, स्पेशली जो ब्लड रिलेशन है, तो आपने बताने हैं। ये नहीं है कि आप नहीं बताएंगे, क्योंकि यूरोप जो है उनका एक सेंट्रल डेटाबेस भी है यूरोपीय यूनियन का।
तो उन्हें वैसे ही पता चल जाता है कि कौन इधर है और कौन इधर है। उसके बाद उसने पूछा कि जर्मनी में आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर जर्मनी क्यों जा रहे हो और जर्मनी को आपने फाइंड कैसे किया। तो फिर मैंने उसे बताया कि मैंने रिसर्च की क्योरा वेबसाइट से, रेडिट से, तो उसने वो इवन वेबसाइट्स भी टाइप की कि कहाँ से पता चला जर्मनी का। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गया, जो कि उसने मेरा एडमिशन लेटर देखा और कहा कि इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो और इस कोर्स में क्यों जा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में जो सबसे भारी क्वेश्चन होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही है, क्योंकि बहुत सारी जो रिजेक्शन आती हैं वीज़ा की वो इस बेस पे होती हैं कि सीरियसनेस ऑफ इंटेंशन इज क्वेश्चन। मतलब जब वो रिजेक्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी हमें नीयत पे शक है कि ये पढ़ने नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है, गायब हो जाएगा या कुछ भी कहीं भी। क्योंकि जब आप जर्मनी में आते हो तो वो वीज़ा जो है आपका पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए होता है, तो आप जर्मनी से कहीं भी जा सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने मुतमईन करना होता है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो और ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हो और ये यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो। तो ये जो है ना सबसे तगड़ा होता है। तो इसके लिए टिप ये है कि आपने जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया है और जिस कोर्स में एडमिशन दिया है, तो आपने उस वेबसाइट को सारा छानना है, स्पेशली उस पार्ट को जहाँ पे आपका कोर्स लिखा हुआ है। तो आपने कोर्स के कंटेंट देखने हैं और वहाँ के ना कुछ प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, आपने कोई ना कोई लिंक बनाना है उससे कि मैं इस मामले में पढ़ने जा रहा हूँ और ये जो है ना ये प्रोफेसर वहाँ का अच्छा है या ये कोर्स का जो कंटेंट है ये जदीद है। जिस तरह मैंने किया, मैंने बता दिया 2-3 सब्जेक्ट के जो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें ये सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस वजह से मैंने ये कोर्स जो है ज्वाइन लिया है। और साथ में यूनिवर्सिटी ये है कि उसकी रैंकिंग अच्छी है और इसी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर हो रहा है। तो ये आपने कोई सॉलिड रीज़न, कोई ना कोई कनेक्शन बना लेना यूनिवर्सिटी के साथ या वहाँ के प्रोफेसर के साथ या कंटेंट के साथ, और वो वाला आपने बयान करना है। और जितना आप टेक्निकल इसमें अंदर जाएंगे ना कि बताएंगे कोर्सेज के अंदर ये कंटेंट है, आपने जितना वो डेप्थ में जा सकते हैं ना, आपने अपनी इंटरेस्ट शो करने के लिए वो वाला बताना है। तो यहाँ पे जो है ना वो सेटिस्फाई होगा कि वाकई इसको कोर्स कंटेंट का पता है, इसको यूनिवर्सिटी का पता है और वहाँ के प्रोफेसर्स का भी पता है। तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वाकई ये बंदा पढ़ने के लिए जा रहा है। उसके बाद का सवाल, फॉलो अप क्वेश्चन के, अगर ये कोर्स आप वहाँ पे ले रहे हो तो क्या ये कोर्स पाकिस्तान में ऑफर नहीं हो रहा? अगर पाकिस्तान में ऑफर हो रहा है तो फिर आप क्यों बाहर जा रहे हो? तो फिर आपने बताना है कि ये कोर्स अगर वो पाकिस्तान में ऑफर हो रहा है तो आपने बताना है कि ऑफर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर तो और अच्छी बात है कि वहाँ ऑफर ही नहीं हो रहा, तो जाना है आपको। अगर ऑफर हो रहा है तो फिर कोई ना कोई रीज़न आपने बतानी है कि वहाँ क्यों जा रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो ऑब्वियसली एजुकेशन का लेवल वहाँ अच्छा है, रिसर्च का लेवल वहाँ पे अच्छा है और जो उनका सिलेबस का जो कंटेंट है वो जदीद है, यहाँ पे पुराना है। तो कोई ना कोई आपने लॉजिकल वजह बतानी है उसको। तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा कि आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं और क्या आप वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आएंगे? नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से आंसर करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम आएंगे वापस, कुछ लोग कहते हैं वहीं जॉब करेंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहें कि वापस ही आना, लेकिन ये अच्छा होता है कि आप कहें कि आप वापस आएंगे, मतलब अपने कंट्री को आगे सर्व करेंगे। तो लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर ये जा रहे हैं तो पीछे क्या रिकॉर्ड है और सारा कुछ। तो आप उनको बताएंगे कि जो है ना जिस तरह मैंने बताया, मैंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा वहाँ से नॉलेज और स्किल और ये डिग्री लेके वापस आऊँगा और अपने कंट्री में जॉब करूँगा या सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करूँगा या अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँगा। तो उसके बाद उसने फॉलो अप क्वेश्चन में पूछा कि ऐसी कौन सी कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो उसके बाद आपको एम्प्लॉय करेंगे। तो इसके लिए आपके पास आंसर प्रिपेयर होना चाहिए। मेरे पास तो था, मैंने 2-3 कंपनीज के नाम ले लिए जो इस्लामाबाद में या लाहौर में है कि ये वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो मेरे जब मेरे पास ये मैं डिग्री करूंगा तो ये स्किल्स होंगी मेरे पास और ये एम्प्लॉय करने को तैयार होंगे। तो ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसने पूछा कि आपकी पासपोर्ट देखा उसने और पूछा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो क्या आपने कभी ट्रैवल नहीं किया बाहर? तो मैंने कहा नहीं, आई नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड। तो अगर और आपके पास अगर कोई रिफ्यूज़ल होता है, आपने सारे पासपोर्ट उधर जमा कराने होते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट है और उस पर कोई रिफ्यूज़ल भी लगा हुआ है किसी एम्बेसी की तरफ से, तो सारा कुछ उनको देना होता है और साथ में रिफ्यूज़ल लेटर भी। अगर कहीं आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था तो क्या रीज़न थी कि उन्होंने डिक्लाइन किया या एक्सेप्ट किया, वो सारा रिकॉर्ड उनका, और उसके मुतालिक भी वो पूछते हैं। अगर रिफ्यूज़ल था तो वो आपसे एक रिफ्यूज़ल लेटर लेते हैं कि क्यों आपको उस एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किया, तो वो आपने उनको प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन में आपने अप्लाई किया और कहीं से रिजेक्शन है तो वो दे माइट ऑलरेडी नो दिस डेटाबेस के ज़रिए। तो
तो ये आपने ऑनेस्टली आंसर करना है, और एम्बेसी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको ऑनेस्टली ही आंसर करना है, क्योंकि एक रूल भी है कि अगर आपका कुछ गलत प्रूव हो गया, फेक डॉक्यूमेंट एज ए क्राइम, और आपको ना सिर्फ वो वीज़ा नहीं देंगे बल्कि आपके खिलाफ वो कुछ सालों के लिए बैन भी कर देंगे, हो सकता है परमानेंटली बैन कर दें। उसके बाद उसने स्पॉन्सर का पूछा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो मैंने बताया कि मेरा भाई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। उसने ब्लॉग अकाउंट देखा कि कंफर्मेशन आई हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस चेक की, और स्पॉन्सर लेटर भी देखा जिसमें ये लिखा होता है कि इस बंदे को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और इसको मजीद भी मतलब 1 साल के लिए ब्लॉग अकाउंट होता है, तो सेकंड साल के लिए क्या होगा। तो वो भी उसने पूछा कि आप ये फर्स्ट ईयर में तो आप ये ब्लॉग अकाउंट यूज़ कर लेंगे, तो सेकंड ईयर में आप क्या करेंगे, वहाँ पर अपने एक्सपेंसेस कैसे बेयर करेंगे। तो फिर मैंने उसे कहा कि जिस तरह स्पॉन्सर लेटर में लिखा हुआ है कि मेरा भाई मुझे अब भी स्पॉन्सर कर रहा है, और ये भी लिखा हुआ है कि वो ड्यूरिंग ऑल ऑफ माई डिग्री ही वुड स्पॉन्सर मी, तो जैसे ही अमाउंट खत्म होगी वो दोबारा मुझे भेज देगा। तो साथ में एक बैंक स्टेटमेंट भी आपने देनी होती है, तो बैंक स्टेटमेंट में भी ना अमाउंट लिखी होती है कि इतने पैसे आपके बैंक में पड़े हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो 10 लाख या 15 लाख बैंक स्टेटमेंट में पड़े हैं, तो मैं वो यूटिलाइज करूंगा सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन ये लाजमी नहीं है आपकी बैंक स्टेटमेंट 10-15 लाख की हो, 2-4 लाख 6 लाख की भी हो सकती है, जिस तरह मेरी 5 लाख की थी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट जब जाता है तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करता है और खुद ही निकाल लेता है, लेकिन वो एज ए सेफ साइड वो आपसे पूछते हैं कि आप सेकंड ईयर क्या करेंगे। और अगर उनको कोई शक वगैरह हो या कहीं पे वीज़े में थोड़ा सा रुकावट डालनी हो, तो कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं कि आप सेकंड ईयर का ब्लॉग अकाउंट भी ले आएँ, तो फिर आपको डबल ब्लॉग अमाउंट जो है ना वो करानी होती है पूरे 2 साल के लिए, जो कि काफ़ी अमाउंट बन जाती है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है जहाँ पे उन्हें कोई शक हो कि बंदा जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उसके बाद वीओ ने पूछा कि आपका जो ये कोर्स है डेटा साइंस, ये आपके प्रीवियस कोर्स से कैसे मैच करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि स्टडीज से रिलेटेड है और आपने फुली प्रूव करना है कि आप वाकई पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपने बताना है कि प्रीवियस डिग्री में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े जो कि मोर क्लोज हैं इसके 80%, 100% फुली मैचेबल है। फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रीवियसली कंप्यूटर साइंस पढ़ा है और एमएस भी आप करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, दैट इज़ फुली मैचेबल, क्योंकि आपके प्रीवियस सब्जेक्ट भी वैसे थे और आप मास्टर के लिए भी वैसे ही थे। लेकिन अगर आप कोई सब ब्रांच ले रहे हैं, डेटा साइंस ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रीवियस आपके सब्जेक्ट होंगे कंप्यूटर साइंस में, आपने उनका जिक्र करना है कि ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़े लास्ट ईयर में, या मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था जो इसके मुतालिक था, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट है, मैंने इतने ऑनलाइन कोर्स किए हुए हैं अगर किया हुआ है, या कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने बता देना है कि इस वजह से मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस कोर्स से बहुत ज़्यादा अलाइन है। और लास्ट में वीज़ा ऑफिसर ने जो है ना एक ब्लैंक शीट दी और उस पर मुझे क्वेश्चन बताए कि इनके आंसर करने हैं। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ये करती है कि आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट देती है जिस पे वो आपको वीज़ा ऑफिसर जो क्वेश्चन बता देता है और आपने उनके आंसर करने होते हैं। लेकिन कराची एम्बेसी में ऐसा होता है कि आपको पहले ही एक मोटिवेशनल लेटर जमा कराना होता है जिसमें फ्यूचर प्लान्स, क्यों जाना चाह रहे हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में आपको एंड पे आपसे लिखवा लेते हैं एट द स्पॉट। तो आपने क्या करना है कि आपने कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर वही लिखवाते हैं, वो आपने पहले से ही उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि उनका क्या आंसर लिखना है आपने। फ़र्ज़ करें जिस तरह मुझे उसने बताया कि वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स एंड व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स, ये 3 सवाल उसने मुझे बताए। लेकिन जो और सवाल बताए जा सकते हैं वो एक तो वाई जर्मनी, फ्यूचर प्लान्स, और साथ में आपका कोर्स क्यों, यूनिवर्सिटी क्यों, और जो आपका कोर्स है उसका कंटेंट क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्स का कंटेंट क्या है। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और सारा देखना है कि आप पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, दूसरे में क्या पढ़ेंगे, तीसरे में क्या पढ़ेंगे। ऑल्दो इट इज़ रेयर, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि पहले सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सेकंड में क्या पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है ना केस को मजबूत करती है कि आप वाकई ही पढ़ने जा रहे हैं और वाकई ही आपको इंटरेस्ट है स्टडीज़ में, जिसके मुताबिक आपको ये भी पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में क्या। तो कभी कभी ये भी वो कह देते हैं कि कंटेंट इसका क्या है, तो वो भी आपसे लिखवा लेते हैं। तो मैंने लिखा वाई जर्मनी, फ्यूचर प्लान्स अपने लिखे और वाई दिस कोर्स भी लिखा। तो मैंने एक ही ब्लैंक पेज पे सिंगल साइड पे 3 सवाल लिख दिए। तो मैंने उसको दिया, उसने मुझे टाइम नहीं बताया था कि कितना लिखना है और कितनी देर में लिखना है। तो मैंने उसको सबमिट कराया, तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर कहता है यू जस्ट मिस्ड द चांस ऑफ गेटिंग वीज़ा। मतलब वो कह रहा है कि तेरा वीज़ा नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली यही कह रहा है। लेकिन मुझे पता था ये कोई इतना ख़ास नहीं है जब मैं ऑल द रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूँ और साथ में मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया कि मुझे कितना लिखना है, तो इट वाज क्वाइट ऑल राइट। तो मैंने स्माइल पास की।
तो कुछ नहीं किया उसने, फिर उसने सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरे दोबारा से चेक किए, A to Z सारे डॉक्यूमेंट देखे, सारा कुछ क्लियर था। उसके बाद उसने मुझे एक चालान दे दिया जो कि था ऑलमोस्ट 16,000 का, विच वाज इक्वलेंट टू 75 यूरो। तो अभी भी वीज़ा फीस जो है स्टडी वीज़े की वो 75 यूरो है, तो इसके इक्वल जो भी पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं कैश में, क्योंकि वहाँ HBL की वहाँ ब्रांच है तो आपने वो पे करने होते हैं। तो उसने मुझे चालान दिया और मैंने वहाँ जाके HBL में पे कर दिया, उन्होंने रिसिप्ट दे दी और फिर इट वाज क्लियर, ख़त्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया घर आ गया और वेट करने लग गया। तो उसके बाद फिर पूरे 28 दिन बाद जो कि मैंने इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल दी थी उसी के करीब जो है ना ऑलमोस्ट 27-28 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया और वीज़ा फिर फ़्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया। तो ये था सारा मेरा एक्सपीरियंस और आपको मैंने क्वेश्चन भी बताया कि कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और उनके कैसे आंसर करने हैं। तो ये था सारा कुछ। तो जो लोग एडमिशन प्रोसेस से या इंटरव्यू प्रोसेस के करीब पहुंचने वाले हैं या इससे गुजर रहे हैं तो उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं बनाने वाला हूं जर्मनी में, स्पेशली जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब्स, प्रोफेशनल जॉब्स एज वेल एज ऑड जॉब्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये भी बनाऊंगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।